आपको याद होगा 2015 में राष्ट्रपति ओबामा came here as the chief guest at our Republic Day. The only US president to have been invited and to have participated in our Republic Day as the chief guest. The only US president to have come to India twice during his tenure. सर, मुझे लगता कि जो पेंडेमिक आया था कोविड, उस समय भारत का जो स्टैंड रहा पूरी दुनिया के लिए, मुझे लगता है उसने भी नज़रिया बदला है बहुत हद तक। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, वैक्सीन मैत्री में अब मेरे पास किस्से तो ऐसे बहुत हैं, मैं आपको बता सकता हूं। उस समय के जब राष्ट्रपति थे ब्राज़ील के ज़ेर बोल्सोनारो, जब यहां से हमने अपनी वैक्सीन्स भेजी तो उन्होंने कहा जो वैक्सीन्स जो आ रही हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान संजीवनी लेकर आ रहे हैं हमारे पास। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही। हमने एक वो केमिकल फार्मास्यूटिकल है आइटम जिसे कहते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर क्योंकि अभी पता नहीं था जो कोविड को हम किस प्रकार से उसका निदान निकाल पाएंगे, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कह रहे थे जो इसका भी इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि ये मलेरिया को ट्रीट करने में आता है वगैरह। तो हमने इसके एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप थे, उन्होंने एक स्पेशल मैसेज भेजा प्रधानमंत्री मोदी को, जो आप हमको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजिए। एज अ स्पेशल जेस्चर हमने वहाँ पर उनको भेज दिया और उन्होंने कहा वेरी ग्रैंडली दैट द नेशन ऑफ अमेरिका एंड द अमेरिकन पीपल विल ऑलवेज बी ग्रेट। राइट, ये भी एक ऐतिहासिक पल था। हाँ बिल्कुल। देखिए, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, भारत ने सभी की सहायता की। एक जैसे मैंने कहा, मेरे पास वाकयात किस्से ऐसे बहुत हैं, परंतु एक और मैं बताता हूँ। डोमिनिका है एक देश कैरिबियंस में, और वो एक क्रिश्चियन देश है, वहाँ पर ज़्यादा लोग क्रिश्चियन हैं। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो एयरपोर्ट आए, जो हमारा कंसाइनमेंट वैक्सीन्स का आ रहा था, तो वो कहते हैं मैंने बाइबल में सुना है, लिखा पढ़ा है, जो जब आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी प्रार्थना को ज़रूर मंजूर करते हैं, पर भगवान इतनी जल्दी मंजूर करते हैं ये मुझे नहीं मालूम था। क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट प्लेस की विदेश मंत्री को और यहाँ से हमने वैक्सीन भेजी। तो ऐसे बहुत, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो चाहे हमने करीब 300 मिलियन वैक्सीन हमने 100 देशों को दी, 100 से ज़्यादा देशों को दी। और जो मेडिसिन्स थी, चाहे वो पैरासीटामोल हो और डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स हो, 150 से ज़्यादा देशों को दी। और बहुत देशों को हमने ये ग्रेटिस दी, फ्री उसमें दी। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जो उस समय जब पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ था, न केवल हेल्थ का पर इकोनॉमी का, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन हो गए थे, भारत में भी लॉकडाउन हो गया था। परंतु भारत ने एक तो अपने जो लोग हैं जो इससे ग्रसित हुए, उसके नंबर्स को हमने काफ़ी कम रखा, क्योंकि हमने जल्दी से अपने वैक्सीन को रोल आउट कर दिया। न केवल कोविशील्ड परंतु कोवैक्सीन भी जल्दी ही रोल आउट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद होगा, 1 अप्रैल को जब गए थे 6 बजे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने कोवैक्सीन लिया था, उन्होंने कोविशील्ड नहीं लिया था, भारत की उन्होंने वैक्सीन ली थी। इस वक्त दुनिया के कई देशों में इलेक्शन चल रहे हैं, इंडिया में भी चल रहा है सर, और यूएस में भी खास करके। लेकिन हमारे लिए यूएस के नज़रिए से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं हमें। तो क्या लगता है सर, अगर सत्ता परिवर्तन होता है अमेरिका में, यूएस में, तो उसका प्रभाव इंडिया पर क्या पड़ सकता है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि ये मैं समझता हूँ हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सबसे कॉन्सिक्वेंशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हर क्षेत्र में करीब 60 से ज़्यादा है प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, हर चीज़ पर, ट्रेड, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल इमर्जिंग, सब प्रकार के एआई, सब प्रकार की चीज़ों पर हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। और फिर अगर इंडो पैसिफिक पर बात करें, क्वाड पर बात करें, हर क्षेत्र में हमारा उनके साथ संपर्क बहुत अच्छा है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जो वहाँ पर जो चुनाव का नतीजा है वो पूरी दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है, भारत भी बहुत ध्यान से देख रहा है। मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा 2014 में, उससे लेकर 10 साल में वहाँ के अमेरिका के 3 राष्ट्रपति आ चुके हैं। पहले बराक ओबामा थे, कहा जाता था जो ये तो डेमोक्रेट हैं,
डेमोक्रेट्स के साथ तो कभी भारत की वो हुई नहीं, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जिसने नहीं, डेमोक्रेटिक नहीं थी, वो तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की गवर्नमेंट, परंतु डेमोक्रेट्स के साथ उनकी प्रधानमंत्री मोदी जी की बनेगी नहीं। दूसरी कहा गया बात कही गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे, जो उनको तो विदेश नीति का कोई तजुर्बा नहीं है, वो तो ठीक है, यहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री वगैरह वगैरह देखा है, परंतु वो जो 2-2.5 साल थे, राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी की 9 बारी मुलाकात हुई, 3 बारी उनकी समिट ऑफिशियल मीटिंग हुई। आपको याद होगा 2015 में राष्ट्रपति ओबामा केम हियर एज द चीफ गेस्ट एट आवर रिपब्लिक डे, द ओनली US president to have been invited and to have participated in our Republic Day as the chief guest. The only US president to have come to India twice during his tenure. उससे पहले आपने देखा होगा जी, कभी नहीं। बुश है, क्लिंटन है सर, तो उस समय हमारे संबंध बड़े अच्छे थे। उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए, उसमें देखिए बहुत से रिश्ते बने, और उतार चढ़ाव आया उसमें, और हर क्षेत्र में क्वाड उस टाइम हुआ, हमने जो भी इतनी जैसे कहा जाता है फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स डिफेंस में, वो बहुत उनके साथ साइन की, तो हमारे संबंध हैं बहुत ही, हमको मेजर डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया गया। तो हर क्षेत्र में, और जो राष्ट्रपति ट्रंप ने जितना ज़्यादा उन्होंने दबाव पाकिस्तान के ऊपर लगाया, उनकी जो भी फंडिंग थी फॉर टेरर ऑपरेशंस, वो सब बंद कर दी। आपको याद होगा, बिल्कुल सर, वो एक बड़ा कदम था, बड़ा कदम था। 1 जनवरी 2018 का उनका एक जो ट्वीट है, जिसमें वो कहते हैं दैट पाकिस्तान हैज़ बीन टेकिंग अस टू बी फूल्स, हमसे वो पैसा लेते रहे हैं एंड दे आर सपोर्टिंग ऑल द टेररिस्ट जिनकी हमको ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के ऊपर चीन के साथ, चीन के विरुद्ध जो पुशबैक है, तो उनके साथ संबंध थे। फिर बाइडेन साहब आए 2021 में, जनवरी 2021 में। ये सोचा जाता था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैज़ इन्वेस्टेड हिमसेल्फ सो हेविली इनटू रिलेशंस विद मिस्टर ट्रंप, तो बाइडेन तो बिल्कुल वो समझेंगे नहीं। सबसे पहले जो अब राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हैं, जो भारत के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। और आपने देखा है जो बॉडी लैंग्वेज है, बिल्कुल चेंज हो चुका है सर, मुझे बिल्कुल एकदम। तो मैं ये समझता हूँ जो भी वहाँ पर सरकार आएगी, भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं मुझे पड़ने लगता है वाला अच्छा ही है। प्रभाव होगा, इजाफा ही अच्छा होगा। होगा, क्योंकि आप देखिए 2000 से लेकर बिल्कुल आगे ऊपर तक कर्व चला जा रहा है, और ये जो इसका स्टीपनेस ऑफ कर्व है 2014 के बाद और ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल। और चाहे वो ट्रेड में हो, ट्रेड में हमारा सबसे अहम पार्टनर बना है, $200 बिलियन हमारा ट्रेड है, इन बोथ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ है, और हर क्षेत्र में हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो जो इलेक्शन है वहाँ पर 5 नवंबर को होने वाला है, तो पूरी दुनिया उसको बहुत ध्यान से देख रही है, भारत भी ध्यान से देख रहा है, परंतु मैं तो बहुत ही इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, जो भी वहाँ पर सरकार बनेगी उसके साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे, और हमारे रिश्ते जो हैं वो और आगे ऊंचाइयों तक चलते जाएंगे। जी बिल्कुल सर। अब हम थोड़ा सा उस तरफ भी देखते हैं जहाँ पर जंग का माहौल है, यूक्रेन और रसिया इन्वॉल्व है एक जगह, इधर हमास के साथ इजराइल इन्वॉल्व है। सर इस वक्त भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है इन दोनों देशों को लेकर, क्या लगता है आपको, ठीक है या फिर कुछ अलग होना चाहिए था? नहीं, मैं समझता हूँ दोनों का अलग अलग हम ले सकते हैं। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है, तो हमारे संबंध रूस के साथ तो बहुत ही अच्छे रहे हैं, और रूस ने हमारा हमेशा साथ दिया। जैसे हमने कहा, जब हमारा यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ तब भी उन्होंने सैंक्शंस नहीं लगाए, 1974 में भी सैंक्शंस नहीं लगाए, और हमको वो टेक्नोलॉजी हमेशा देते रहे हैं। और अगर देखा जाए तो करीब पहले 60-70% जो हमारा वेपनरी हुआ था, एमिनिशन इक्विपमेंट, वो सोवियत ऑरिजिन या रशियन ऑरिजिन का था, और अभी भी वो काफ़ी हद तक 40-50% वहीं से आता है। तो हमारे अपने जो निजी हित हैं वो बहुत महत्वपूर्ण थे, और ये क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे थे, क्योंकि रूस एक बहुत ही बड़ा सोर्स है ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करने का। जब वो वहाँ से बंद हो गया, यूरोप में जाना बंद हो गया,
तो रूस के पास कोई रास्ता नहीं था। और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो अगर तेल के दाम बहुत बढ़ जाते हैं तो हमारी अपनी जनता के लिए वो इतने ज़्यादा जो दाम हैं इन्फ्लेशन को इंडस्ट्री में, वो बहुत दिक्कत पड़ती। तो हमने अपने संबंध यूक्रेन के साथ जो अच्छे संबंध हैं उनको हमने ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है, परंतु हमने अपने संबंधों को रूस के साथ बिगाड़ा नहीं है, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, कंडेम नहीं किया। हमने कहा है जो डायलॉग और डिप्लोमेसी से इस युद्ध का समाधान निकलना चाहिए। बैटलफील्ड इज नॉट द प्लेस टू गेट अ सोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। और उस पर हमने अपने निजी हितों को भी देखा है और पूरी दुनिया को हमने ये पूरा अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और मैं समझता हूँ जो दुनिया, जो हमारे मेजर पार्टनर्स हैं, वो ये समझने में कामयाब हुए हैं। अमेरिका ने भी ये एक्नॉलेज किया है, जो जब भारत को वेपनरी की ज़रूरत थी, देन अमेरिका वाज नॉट विलिंग टू सप्लाई इट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और अब जो दे रहे हैं, तो अब तो अमेरिका हैज़ इमर्ज्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया। तो ये लोग समझने में, सो आई थिंक हमारा बहुत ही न्यूट्रल, जो मुझे लगता है कि जो न्यूट्रल पोजीशन इंडिया बनाकर, देखिए न्यूट्रल होगा जो आप कहेंगे ये भी नहीं है, तटस्थ है। हम तटस्थ नहीं हैं, हम तटस्थ नहीं हैं, हम वी आर वेरी एक्टिव इन दिस। क्योंकि आपने देखा होगा अगर वहाँ पर कुछ दिक्कतें भी आई हैं तो देशों ने भारत को अप्रोच किया है। जब ग्रेन कॉरिडोर था, जब जापोरिजिया के ऊपर ऐसा खतरा था, वहाँ उनका जो यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर खतरा था, तो तब उन्होंने भारत को अप्रोच किया, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिनके दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। तो हमने इसको, जो इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने का हमने प्रयास किया है। और हमारे ऊपर ये रूस ने भी कहा है, यूक्रेन के अभी विदेश मंत्री यहाँ पर आए थे दिमित्रो कुलेबा, उन्होंने भी कहा भाई भारत को अगर मध्यस्थता करनी चाहिए इसमें और एक्टिवली आकर। तो हम तटस्थ नहीं हैं, वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व, बट वी आर मेंटेनिंग अ इक्विडिस्टेंट पोजीशन फ्रॉम बोथ साइड्स। और आपने गाज़ा और उसका कहा, मेरे विचार से जी गाज़ा में हमास और इजराइल का, तो उसमें भी हमारी पोजीशन बहुत ही, मैं कहूँगा, न्यूआंस्ड पोजीशन है। हमने शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अक्टूबर को कहा जो हम आतंकवाद के विरुद्ध हैं, तो अपने सेल्फ डिफेंस में जो इजराइल ने करना है वो उसको करने का पूरा हक है, अधिकार है। और उसमें उसने अटैक किया और उसके करीब 250 हॉस्टेजेस, बंधक चले गए थे, उसको भी रिलीज़ करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर परंतु जब हमने देखा जो ये वहाँ पर जो गाज़ा में लोग थे उनकी संख्या, जो मारे गए लोग इजरायली अटैक्स में, वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, 10,000, 15,000, 20, 25,000 ऐसे हो गया। तो तब हमने कहा जो भी ऐसे अटैक करते हैं उनको इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का पूरी तरीके से उसको ख्याल करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा, वहाँ पर जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड है वो भी हमने कहा जो वहाँ पर जानी चाहिए, और हमने भेजी भी है ह्यूमैनिटेरियन। और तीसरी बात, जो वहाँ पर 2 स्टेट सोल्यूशन, जिसके बारे में हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, तो इसीलिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी बात की और राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास से भी बात की जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हैं, और उन्होंने और भी जो पड़ोसी देश हैं, इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी, जॉर्डन के जो किंग हैं, उनसे भी बात की। तो हम वहाँ पर सभी से बात कर रहे हैं और यही कह रहे हैं जो इसका जल्द से जल्द इस युद्ध का अंत होना चाहिए। सर, अब एक सवाल हम ले रहे हैं, हमारे द एकेडमी के छात्रों ने पूछा है जी कि सर से एक सवाल जरूर पूछना है आप, कि अगर वो फॉरेन पॉलिसी में, इस तरह के डिप्लोमेसी में जाना चाहते हैं, डिप्लोमेट्स बनना चाहते हैं वो आगे चलकर, तो आखिर किस तरह के माइंडसेट की ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ जो अगर वो जाना चाहते हैं विदेश सेवा में, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे हम बात भी कर रहे हैं, भारत का जो रुतबा है, भारत की जो इमेज है, छवि है, भारत की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए भारत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दायित्व है पूरी दुनिया में, वो भी बहुत बढ़ गया है। और भारत के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, केवल अपने लिए काम करने के लिए नहीं, परंतु पूरी दुनिया के लिए, फॉर द ग्लोबल गुड। ये अब जो हमने वैक्सीन दी, अभी जो
यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है तो वहाँ से फूड स्टफ्स की बहुत कमी हो गई, तो हमने इजिप्ट को भेजा और देशों को भेजा, यूएई को भेजा, अनाज गेहूं भेजा, हमारे पास वो है। तो ये फॉर द ग्लोबल गुड है, जो हम दूसरे देशों की और की सहायता, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बहुत है, संभावनाएं बहुत है काम करने के लिए। और इसमें मैं समझता हूँ एक तो बहुत ही ओपन माइंड होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बढ़ानी चाहिए, टू बी एबल, यू नो, यू शुड बी एबल टू लुक इनटू द आई ऑफ योर इंटरलोक्यूटर जिससे आप बात कर रहे हैं। आपको अपने देश की समझ अच्छी होनी चाहिए, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ भाई कितनी इकोनॉमिक पावर है, कितनी मिलिट्री पावर है, परंतु आपका क्या है, व्हाट इज़ योर हेरिटेज, आप कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है अनलेस यू नो योर हिस्ट्री यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड योर प्रेजेंट एंड यू विल नॉट बी एबल टू विजुलाइज योर फ्यूचर। तो इसीलिए आपका जो इतिहास है कितना, यू नो, हमारे ऊपर जब 200 साल की गुलामी की गई अंग्रेज़ों ने, और उससे पहले भी जो हमारे ऊपर इतने सारे अटैक्स हुए, तो उसमें यही एक बताने का प्रयास किया गया जो भारत की जो संस्कृति है वो कुछ नहीं है, जिसे लोगों ने कहा है जो भारत का जो पूरा लिटरेचर है वो एक पेज में, ये वेस्टर्न लोगों ने कहा है, क्योंकि वो आपको नीचे दिखाना चाहते हैं। परंतु हम जानते हैं जो चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम का हो या एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, सभी जो वाइज पीपल हैं वो उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो हमारी जो विरासत है बहुत ही ये परिपक्व है, बहुत ही रिच है, इसको समझना चाहिए। अपने अगर मैं चाहता हूँ जो मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूँ बाहर, तो मुझे अपने देश की जो चैलेंजेस हैं वो समझना होगा, और हमारे जो देश है उसमें क्या बदलाव हो रहा है। अभी भी गांव में रहते हैं 60% मेरे लोग, तो गांव में जाकर लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, वहाँ पर रहना, तो वो समझना बहुत ही आवश्यक है। और सबसे आखिरी परंतु एक सबसे महत्वपूर्ण वो है दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू वर्क वेरी हार्ड। वो तो हर क्षेत्र में ही वो ज़रूरत है, हर क्षेत्र में है, परंतु इसमें ज़्यादा और है क्योंकि आप हर 3 साल बाद एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो यू हैव टू बी वेरी अडेप्टेबल। जो यहाँ पर अगर आप वॉशिंगटन में काम कर रहे हैं, उसके बाद आप चले जाएंगे बांग्लादेश, बोथ ऑफ देम वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ फॉर इंडिया, हमारे संबंध बहुत, परंतु बिल्कुल ही एकदम फ़र्क है, एकदम बदलाव है। तो कैसे आप एक एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अडेप्ट कर सकते हैं, एंड यू शुड बी विलिंग टू लर्न, हैव एन ओपन माइंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद द एकेडमी पे। तो ये थे अशोक सज्जनहार सर, जिन्होंने एकेडमी पर हमें बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें बताई। आप बने रहिए द एकेडमी के साथ। नमस्कार।